Hello everyone and welcome to NS Online Education. My name is Naveen Kumar and in this video we will discuss normal distribution which is part of probability and statistics. This is our website where you can find courses related to GATE exam and other exam as well. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं ओके और इसका जो फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 पाई सिग्मा ई की पावर माइनस विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस न्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर ओके। सो यहाँ पर आपको पता है कि एक्स क्या है, यहाँ पर ये हमारा रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल। बट ये हमारा जो रैंडम वेरिएबल है डिस्क्रीट नहीं है, ये कंटिन्यूस है क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है वो क्या है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी कि इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है एक्स की, ठीक है। सो ये क्या है हमारा कंटिन्यूस रैंडम है वेरिएबल है, कंटिन्यूस ओके। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, और इससे पहले जो हमने आपके देखे थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या था, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए हम फाइंड आउट करते हैं वहाँ पर ओके। उसकी वैल्यू, उनकी वैल्यू फिक्स होती है, वो इनफाइनाइट तक नहीं होती है। क्लियर नाउ। ये फॉर्मूला तो बस आपको यहाँ पर मैंने शो किया है, ठीक है, आपको बताने के लिए कि ये जो ग्राफ है वो इस फंक्शन की हेल्प से प्लॉट किया गया है ओके। नाउ यहाँ पर आपका ये रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ आपकी इन्फिनिटी तक ओके। और ये जो आपका कर्व है और एक्स जो है आपको पता है क्योंकि ये एक्स है यानी कि आपका रैंडम वेरिएबल है, तो ये जो रैंडम वेरिएबल है इसका कोई एक मीन भी होगा, ठीक है। तो मीन कहाँ पर आएगा, सेंटर में आएगा ग्राफ के ओके। सो ये जो इसका सेंटर है ये आपका मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है ओके। और दैट मीन्स जो इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है कर्व की, तो दैट मीन्स जो ज़्यादातर जो वैल्यूज हैं वो आपकी इस मीन पर ही लाई कर रही है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है फॉर मीन इज वेरी हाई ओके। नाउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को और अच्छे से समझने के लिए हम ये जो कंडीशंस हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पहले इनको समझते हैं और इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा ओके। फर्स्ट इज इट इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स मीन, यानी कि जो इसका मीन है नॉट एम म्यू ओके। सो जो मीन है यहाँ पर म्यू आप देख सकते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड का जो पोर्शन है ये क्या है आपका ए सिमेट्रिकल है ओके, यानी कि मिरर इमेज है एक दूसरे की। तो आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है ओके और ये जो पोर्शन है ये एग्जैक्टली क्या है, मिरर इमेज है एक दूसरे की ओके। यहाँ पे भी इसको करेक्ट कर लेते हैं, द कर्व ऑन द अदर साइड ऑफ म्यू इज ए मिरर इमेज ऑफ अदर साइड ओके। सो ये इसकी पहली करेक्ट। देन द मीन, द मीडियन एंड द मोड आर ऑल इक्वल। तो इस केस में जो मीन है, जो हमारा मीडियन है और जो हमारा मोड है उन सब की वैल्यू सेम है, यानी कि मीन के इक्वल है ओके। और आप ये देख सकते हैं ये जो हमारा हमने जो कर्व ड्रॉ किया है इससे पहले भी हमने जो मीन मीडियन मोड की जो वीडियो बनाई थी वहाँ पे हमने डिस्कस किया था स्क्यूनेस ओके। और हमने देखा था कि एक होता है हमारा स्क्यूनेस कभी हमारी जीरो होती है और एक टाइम पे पॉजिटिव, और एक हमने एक और टाइम देखा था नेगेटिव का ओके। तो जब हमारा स्क्यूनेस जीरो होता है और वो कब होता है, जब डेटा सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, अगर आपको याद हो तो उस केस में स्क्यूनेस जीरो होता है। जब स्क्यूनेस जीरो होता है उस केस में मीन मीडियन मोड की वैल्यू सेम होती है ओके। देन हमने देखा था एक पॉजिटिव और एक हमने देखा था नेगेटिव ओके। तो एक में हमने देखा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था और एक में हमने देखा था कि वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था प्लॉट जो हमारा डेटा था ओके, इस टाइप से ओके। सो एक को हमने बोला था पॉजिटिव स्क्यूनेस, तो ये पॉजिटिव साइड की तरफ जो है डाउन साइड जा रहा है तो ये आपका पॉजिटिव स्क्यूनेस है, और ये नेगेटिव साइड की नेगेटिव साइड में जा रहा है तो ये क्या है आपका नेगेटिव स्क्यूनेस है ओके। और इस केस में जो होता है मीन आपका यहाँ पर लाई करेगा, देन मीडियन, और जो मोड जो इसकी भी फ्रिक्वेंसी सबसे हाई होगी वो आपका मोड होगा ओके। सो आपने देखा कि जो स्क्यूनेस की वजह से क्या होता है कि मीन मीडियन मोड की वैल्यू डिफरेंट होती है। बट अगर हम बात करें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की तो वहाँ पर स्क्यूनेस जीरो होता है और उस केस में मीन मीडियन मोड की वैल्यू
सेम उनकी वैल्यू सेम होती है। ओके, नाउ द टोटल एरिया अंडर द कर्व above the x-axis is 1 square unit. This characteristics follows from the fact that the normal distribution is a probability distribution. ओके, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब हम वन में से फाइंड आउट करते हैं कोई चीज़ों को तो वो आपकी फ्रैक्शंस होती हैं और फ्रैक्शन को हम एज अ प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर भी इस केस में क्या है, जो एरिया है इस कर्व का, क्या एरिया, वो क्या है, वो है आपका 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यानी कि उसकी वैल्यू 1 है। ओके, और वो कोई भी यूनिट हो सकती है, लाइक से मीटर स्क्वायर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, कोई भी एरिया की यूनिट उसका स्क्वायर। ओके, लाइक लेंथ की यूनिट और उसका स्क्वायर, तो दैट इज 1 स्क्वायर यूनिट। यूनिट आपकी कुछ भी हो सकती है, मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, डेसीमीटर हो सकती है, माइक्रोमीटर हो सकती है। ठीक है, और सो उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर दैट कहने का मतलब ये है कि जो एरिया है वो क्या है, यूनिट है, यानी कि 1 है। और तो दैट मीन्स अगर एरिया 1 है और इसमें से हम कोई भी एक स्मॉल पार्ट लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक तरीके से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कहता हूँ ये स्क्वायर है और उसका जो एरिया है वो है आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, बट और मैं कहूँ कि ये जो एरिया है ये इसका कितना फ्रैक्शन है, अगर इसका लेट्स कंसीडर कि ये है आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 10/100 इक्वल्स टू हाउ मच, 0.1। तो ये इसका फ्रैक्शन आया। बट अगर मैं कहूँ कि जो बिग स्क्वायर है इसका जो एरिया है वो 1 है और ये जो स्मॉल पार्ट है, ठीक है, इसका एरिया है 0.1, और मैं आपसे फाइंड आउट करना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इसका फ्रैक्शन है 0.1, क्योंकि यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका लार्जर स्क्वायर है उसका ऑलरेडी जो उसका एरिया है वो 1 है, और आपको पता है फ्रैक्शन हम 1 में से ही फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो इसने जो एरिया कवर किया वो कितना है, 0.1 है, तो यही इसका फ्रैक्शन भी होगा। आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो एरिया है अंडर दिस कर्व इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स कि ये आपका फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा अगर हम इसमें से कोई भी स्पेसिफिक एरिया जो है उसको कंसिडर करें। ओके, और और अगर ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन ही आपकी प्रोबेबिलिटी होता है, तो इस केस में यही चीज़ मेंशन की गई है कि आपका जो कर्व है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और हमने देखा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये टेबल हो सकती है, ग्राफ हो सकती है, या कोई अदर मीन जो कि जो आपके रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल यानी कि एक्स, उसको लिंक करे किससे, उनकी प्रोबेबिलिटी से। ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ। Because of the symmetry already mentioned, 50% of area is to the right of a perpendicular erected at the mean and 30% is to the left. इस पॉइंट का मीनिंग ये है क्योंकि ये जो सिमेट्रिकल है आपका डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द मीन, अबाउट मीन। ओके, सो इसी की वजह से आपका जो इस साइड का जो पोर्शन है, जो राइट हैंड साइड पोर्शन है, ओके, ये जो पोर्शन है राइट हैंड साइड, इसका जो ये आपका कितना कवर करेगा एरिया, 50% एरिया कवर करेगा। ओके, और सिमिलरली ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है इसके मेन के अबाउट, ये भी आपका क्या है, 50% जो है आपका कवर करेगा एरिया। ओके, यानी कि 50% एरिया आपका राइट हैंड साइड है, 50% एरिया आपका लेफ्ट हैंड साइड है अबाउट मेन। ओके, और इसी को आप प्रोबेबिलिटी भी कंसिडर कर सकते हैं कि 0.5 प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पर भी आपकी 0.5। ठीक है, और कैसे, फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि आपको अभी हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपको ये पॉइंट्स ज़्यादा क्लियर होंगे। ओके, बट एक अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हमें फाइंड आउट करना है कि पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू मीन। ओके, यानी कि जो रैंडम वेरिएबल है उसकी प्रोबेबिलिटी कि उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, जो आपका मीन है या तो उसके इक्वल है या उसके लेस देन है। ठीक है, सो दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं इस लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन की, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन है, ठीक है, वो क्या है, ये इसकी इनकी जो वैल्यूज हैं यहाँ पर, जो एक्स की जो वैल्यूज है वो क्या है, ये जो मीन की वैल्यू है उससे कम है या उसके इक्वल है, इक्वल होंगी इस पॉइंट पे और उससे लेस होंगी इस साइड में। ओके,
और आपको मैंने अभी बताया कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पूरा ये जो पोर्शन है ये कितनी प्रोबेबिलिटी को कवर करता है 0.5, ठीक है 50% एरिया कवर करता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फ्रैक्शन में 0.5। ओके, सो यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी 0.5। सिमिलरली अगर हम बात करें p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू न्यू, अब मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कि x की वैल्यू जो है वो न्यू से ज़्यादा है या उसके इक्वल है। अगर वो न्यू से ज़्यादा है सो दैट मीन्स न्यू से ज़्यादा की वैल्यू आपकी किस साइड आएगी, राइट हैंड साइड, यानी कि हम इस पोर्शन की बात करें। अगेन इसका इसका जो एरिया है वो कितना है 50% है ये टोटल एरिया, और तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.5। आई होप इट इज क्लियर। ओके, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज कि ये जो हमारा मीन है, ठीक है, और इससे अगर हम वन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है राइट हैंड साइड जाए या फिर आप कह सकते हैं वन स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट जाए। ओके, सो वन स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर हम गैप ले लें फ्रॉम मीन के अबाउट, ओके, सो यहाँ पर आपकी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, यहाँ पर आपकी वैल्यू होगी मीन माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माइनस सॉरी मीन प्लस वन स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, सो ये जो एरिया है इसके अंडर, ओके, अगर हम वन स्टैंडर्ड डेविएशन का आपका लेते हैं रेंज, ठीक है, मीन के दोनों साइड लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड, तो जो एरिया आएगा इस कर्व के अंडर वो है आपका 68%। ओके, जो कि किस का, और अगर हम इसे प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में तो दैट विल बी 0.68। तो इस एरिया की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 0.68। ओके, तो अगर ये 0.68 है और आप कह सकते हैं 68% एरिया है, तो बाकी का बचा हुआ एरिया कितना होगा 100 माइनस 68, दैट विल गिव अस 10 माइनस 8 एंड 9 माइनस 6 32%। ओके, सो ये जो हमारा रेस्ट एरिया रह गया है, ठीक है, ये जो एरिया है, एक तो ये एरिया हो गया आपका और एक ये एरिया हो गया जो कि अभी हमने कंसिडर नहीं किया है। तो ये कितना है इनका, इन दोनों का सम कितना है 32%। बट ये हमें पता है कि ये क्या है, ये एरिया एक दूसरे के सिमेट्रिकल है, तो दैट मीन्स इनका जो इंडिविजुअल एरिया होगा दैट विल बी हाफ ऑफ दिस 32% विच इज 16%। ओके, सो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये वैल्यू आपको प्रोवाइड नहीं की जाएंगी क्वेश्चंस के अंदर। ओके, सो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारा वन स्टैंडर्ड डेविएशन का जो डिफरेंस है मतलब रेंज है मेन के अबाउट, ठीक है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड में, सो वो जो एरिया अंडर द कर्व होगा दैट विल बी ऑफ 68%। ओके, और अगर आपको ये वैल्यू याद है तो ये तो आप अपने आप से फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सिमिलरली अगर आपका टू स्टैंडर्ड डेविएशन का रेंज है अबाउट मीन, लेफ्ट हैंड साइड में भी टू आपने टू स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस लिया है, और यहाँ पर आपने राइट हैंड साइड पे भी टू स्टैंडर्ड डेविएशन का लिया है डिफरेंस, ठीक है, तो न्यू प्लस टू सिग्मा एंड न्यू माइनस टू सिग्मा, तो उस केस में ये जो एरिया होगा इसके अंदर, ठीक है, इस रेंज के अंदर जो एरिया होगा दैट विल बी 95%। ओके, और अगर ये 95 है तो ये जो बचा हुआ एरिया है ये जो है और इस साइड भी है, दोनों साइड है, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये होगा आपका टोटल 5% क्योंकि 100 माइनस 95 इज 5%। और क्योंकि सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये कितना कवर करेगा, तो ये कवर करेगा 2.5% ये कवर करेगा और 2.5% ये कवर करेगा क्योंकि सिमेट्रिकल है, ठीक है, दोनों पोर्शन। और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.025। ये आपके क्या, एंड ये जो ग्राफ है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हेल्प करता है। ठीक है, कंसीडर कीजिए आपके पास कोई डेटा है और वो डेटा जो है आपका वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ओके, यहाँ पर आपका मीन है और जो डेटा है वो सिमेट्रिकल है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ओके, नाउ इस डेटा के बेसिस पे आपने एक हाइपोथेसिस जो है ड्रॉ की। ओके, जिसमें आपने एक नल हाइपोथेसिस बनाई और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस वहाँ पे एज्यूम की है। ओके, नाउ नल हाइपोथेसिस में आपने एज्यूम किया है कि कोई भी एक्स की कोई वैल्यू है, ठीक है, कुछ भी वैल्यू है एक्स की। ओके, आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये जो एक्स की वैल्यू है ये बाई चांस है या फिर ये जो पैटर्न है डेटा का उसको फॉलो कर रही है। ओके, सो आप देख सकते हैं, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये होगी कि ये आपकी बाई चांस है, और नल हाइपोथेसिस ये है कि ये बाई चांस नहीं है, ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, सो उस केस में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा कर्व है, तो हम कंसिडर करते हैं कि अगर ये जो वैल्यू है एक्स की, ठीक है,
अगर वो इस रेंज के अंडर लाई करे, किसमें, ये जो 2 सिग्मा का ये जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन लिया है यहाँ पर, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हमने लिया है यहाँ पर, अगर वो इस रेंज में लाई करे, यानी कि न्यू माइनस 2 सिग्मा से न्यू प्लस 2 सिग्मा के बीच में लाई कर रही है, तो दैट मीन्स वो एक पैटर्न को फॉलो कर रही थी, ठीक है, इसलिए वो बाई चांस वैल्यू नहीं है, यानी कि वो वैल्यू सिग्निफिकेंस है उसका, ओके। बट अगर वो इस रीजन में लाई कर रही है, यानी कि जो हमारा 5% रीजन है, ओके, अगर वो वैल्यू इसमें आ जाती है, तो दैट मीन्स वो वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है, वो आपकी बाई चांस हो सकती है, ठीक है। सो ये है इसको मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज करते हैं, बट ये पार्ट नहीं है हमारे सिलेबस में, ओके। इसको हम डिस्कस करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, ओके। नाउ कमिंग बैक, देयर इज वन मोर थिंग, अगर आप यहाँ पर 3 सिग्मा ले लेते हैं, मतलब आप 3 टाइम्स ले लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फ्रॉम मीन, ओके, तो उस केस में ये जो आपका एरिया होगा दैट विल बी 99.7%, ओके। तो ये 3 वैल्यूज आपको याद रखने हैं, जनरली 2 से ही आपका काम हो जाएगा। फर्स्ट इज कि अगर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस है तो देन एरिया होगा 68%, ओके, और अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस है तो एरिया होगा 95%, और ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय पैरामीटर न्यू एंड सिग्मा, जो कि अभी हमने देखा भी पीछे ग्राफ में। In other word, a different normal distribution is specified for each different value of nu and sigma, यानी कि आपके न्यू और सिग्मा के जितने भी आप पेयर पॉसिबली बना सकते हैं, उतने ही आपके पास डिफरेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आप ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। सो ये डिपेंड करता है कि आपकी न्यू की वैल्यू क्या है और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उतने ही आप पॉसिबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। नाउ अगर आपके पास कोई डिफरेंट वैल्यू है न्यू की, डिफरेंट वैल्यू ऑफ न्यू मींस मीन शिफ्ट द ग्राफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी कि अगर आपकी मीन की वैल्यू डिफरेंट है और तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस के अलोंग जो है ये शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक्स क्या है रैंडम वेरिएबल है और इसकी वैल्यू तो फिक्स है, क्या है एक्स की वैल्यू क्या है आपकी लेस देन दिस, ओके। एक्स की वैल्यू क्या है आपका, ये लाई करती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, यानी कि कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये जो एक्स की ये जो आपकी एक्स एक्सिस है, इसकी वैल्यू क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, और लेट्स से कि यहाँ पर इसकी वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो न्यू टू है यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है, और हम कंसिडर कर लेते हैं कि न्यू 1 जो है इसकी वैल्यू है -4 और न्यू 3 जो है इसकी वैल्यू है 4, ओके। सो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि अगर ये जो न्यू 1 है इसकी वैल्यू -4 है तो इसकी पोजीशन यहाँ पर होगी, ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि x की वैल्यू इस पोजीशन पे x की वैल्यू 0 है और न्यू 2 जो है यानी कि जो मीन है सेकंड का उसकी वैल्यू भी 0 है, तो उसकी पोजीशन यहाँ पर आएगी, ओके। सिमिलरली यहाँ जहाँ पर ये हमारा न्यू 3 है, हमने यहाँ पे कंसिडर किया कि यहाँ पर x की वैल्यू 4 है, तो न्यू 3 की पोजीशन क्या होगी यहाँ पर होगी, और हमें पता है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो सिमेट्रिकल होता है अबाउट मीन, तो ये आपका जो कर्व है पूरा शिफ्ट कर जाएगा जहाँ भी उसका मीन लाई करेगा, ओके। सो दैट मीन्स ये जो आपकी जो मीन की वैल्यू है ये डिटरमाइन करती है कि क्या पोजीशन होगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की एक्स एक्सिस पर। आई होप इट इज क्लियर, ओके। सो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसलिए हम न्यू को बोलते हैं लोकेशन पैरामीटर, ओके। देन द सेकंड इज आर स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सो डिफरेंट वैल्यू ऑफ सिग्मा डिटरमाइन डिग्री ऑफ फ्लैटनेस और पिकेडनेस ऑफ द ग्राफ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है कि मीन जो है वैल्यू उससे कितना डेविएशन है आपकी जो बाकी वैल्यूज हैं आपके डेटा में, ठीक है। सो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपका जितना ज़्यादा होगा दैट मीन्स जो आपकी वैल्यूज हैं वो आपकी मेन वैल्यू से उतने ही ज़्यादा डिस्टेंस पे है, और वो जितने ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगे उसी के अकॉर्डिंगली ये जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है ये आपका फ्लैट होता चला जाएगा, ओके। और बट इसकी वैल्यू जितनी कम होगी स्टैंडर्ड डेविएशन की उतने ही यहाँ पर पीक जो है आपकी शार्प हो जाएगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, ओके। आई होप इट इज क्लियर। तो इसलिए जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको यहाँ पे बोला जाता है शेप पैरामीटर, क्योंकि शेप को डिटरमाइन करता है कि शार्प पीक होगी या फ्लैटन होगा, ओके। और न्यू डिटरमाइन करता है कि लोकेशन क्या होगी।
नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि x की वैल्यू तो लाई कर रही है आपकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दैट मीन्स इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, और इसको हम यूज कर रहे हैं आपके x एक्सिस पर। ओके, देन हमने देखा है कि डिफरेंट वैल्यू हो सकती है न्यू और डिफरेंट वैल्यू ऑफ सिग्मा, और इन दोनों की वैल्यू में से किसी भी एक वैल्यू को चेंज करने से आपको डिफरेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिलता है, ठीक है। यानी कि आपके पास n नंबर ऑफ पॉसिबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो सकते हैं, मींस इनफाइनाइट हो सकते हैं। ओके, क्योंकि न्यू की वैल्यू आपकी, क्योंकि x जो है वो तो लाई कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, तो सिमिलरली ये जो न्यू है इसकी वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लाई कर सकती है, दैट मीन आपके पास इनफाइनाइट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो सकते हैं। ओके, बट एक्चुअली में क्या है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि इस कर्व से प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंट कर्व के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और उसके बाद हम उसको उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, बट इसको हम सिंपल बना सकते हैं। इसको कैसे बना सकते हैं इसको इजी? बाय यूजिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या करेंगे, हम कुछ कंडीशंस को फिक्स कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, यहाँ पर इसका जो मीन होता है वो 0 होता है और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो होता है 1। ओके, नाउ क्योंकि यहाँ पर हमने इसको फिक्स कर दिया कि इसका मीन 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, और इसके लिए अगर हम पहले से ही जो है एक टेबल बना लें, ठीक है, और टेबल में हम क्या करेंगे, हम मेंशन कर देंगे कि अप टू दिस पॉइंट जो है, अगर जी यहाँ पर जो भी इसकी वैल्यू है कि अप टू दिस पॉइंट जो एरिया अंडर द कर्व है वो इतना है, अप टू दिस पॉइंट एरिया अंडर द कर्व इतना है, अप टू दिस पॉइंट एरिया अंडर द कर्व जो भी है उसको हम उस टेबल के अंदर मेंशन कर देंगे। और आपको पता है एरिया अंडर द कर्व जो है वो उसको अगर आप फ्रैक्शन में यूज करें, और वैसे तो इसका जो एरिया अंडर द कर्व है वो 1 स्क्वायर यूनिट होता है, तो वो जो भी एरिया अंडर द कर्व आएगा वो क्या होगा, आपका फ्रैक्शन होगा, और वही फ्रैक्शन क्या है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी अप टू दैट पॉइंट। ओके, सो दैट मीन्स कि हम किसी भी कर्व को अगर इसमें कन्वर्ट कर लें तो हम उस एक टेबल को यूज कर सकते हैं। मैं टेबल आपको एक बार शो कर देता हूँ तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ये है वो टेबल। ओके, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए टेबल है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये जेड है, ठीक है, जेड अभी मैं आपको बताऊंगा कि जेड होता क्या है। ओके, और ये आपका मीन की वैल्यू 0, और ये जो सिग्मा होता है ये कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हमने टेबल ड्रॉ कर ली है। इसमें अगर आपको z की वैल्यू लेट से 1.96 है, ओके, सो माइनस सॉरी दिस वन इज प्लस 1.96, तो ये आपका आगे आएगी टेबल में, बट हम माइनस 1.96 के लिए निकाल लेते हैं, उससे भी हमें सेम वैल्यू ही मिल जाएगी। सो तो दिस इज माइनस 1.90 and for 6 here it is minus 0.06, so that means in this line this number minus 0.0250। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है कि ये जो वैल्यू है, ये जो एरिया है वो कितना है, ये है आपका 0.0, और सॉरी इसकी जो फ्रैक्शन है दैट इज 0.025, और इसकी प्रोबेबिलिटी सॉरी परसेंटेज देखेंगे तो वो हो जाएगा 2.5%। ओके, सो ये 2.5% है, और ये जो बाकी का एरिया है दैट विल बी हाउ मच, 97.5%। ओके, और अच्छा एक चीज और, क्योंकि ये जो एरिया है वो 0.025 है, इसीलिए ये जो एरिया है, ये भी कितना होगा, 0.025%। क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है ये कैसा होता है आपका, ये सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। सो जो एरिया इस पोर्शन अप टू दिस पॉइंट के लिए होगा वही एरिया उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड के लिए भी होगा, विच इज 0.025। तो ये सेंटर का एरिया कितना हो जाएगा, सेंटर का एरिया हो जाएगा 95%। ओके, आप कह रहे हो यहाँ पे तो लिखा हुआ है 0.9750, सो एक्चुअली इसलिए लिखा है क्योंकि इन्होंने एरिया यहाँ से काउंट किया है, ये पूरा एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो टेबल है, ये टेबल जो है ये एरिया किसका बताती है, ये टेबल एरिया बताती है फ्रॉम लेफ्ट से राइट तक का, ठीक है। यानी कि अगर इस टेबल में मैं कोई एक वैल्यू ले लूँ -2.60, लेट्स से ये वैल्यू यहाँ पे लाई कर रही है -2.60, तो ये हमें एरिया यहाँ लेफ्ट से इस पॉइंट तक का एरिया जो है वो हमें फाइंड आउट करके बताएगी ये टेबल, ठीक है। बट ऐसा कंपलसरी नहीं है, आपको टेबल में चेक करना पड़ेगा कि उस टेबल में वो लेफ्ट से ले रहे हैं एरिया या फिर राइट से ले रहे हैं। ओके, सो दोनों ही टाइप की टेबल हो सकती हैं।
तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या है, z लेस देन इक्वल्स टू z नॉट, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है आपकी, अगर आप कोई भी z की वैल्यू कोई सिलेक्ट करते हैं तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी देता है, ये प्रोबेबिलिटी देता है वैल्यू ऑफ z लेस देन एंड इक्वल्स टू, यानी कि उससे नीचे की जितने भी वैल्यूज हैं और उसके इक्वल की जो प्रोबेबिलिटी है उसको फाइंड आउट करके देता है। बट अगर कहीं पे आपको फंक्शन मिल जाए p ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू z नॉट, तो उस केस में वो क्या है, वो उस वैल्यू और उस वैल्यू से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करके देगा। तो अगर हमारा ये फंक्शन होता है इस केस में, तो दैट मीन्स वो ये प्रोबेबिलिटी हमें बताता। तो ये आपको टेबल में देख करके ही पता चलेगा कि वो वो लेफ्ट से काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं या वो राइट से फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, तो ये हमें टेबल को देख करके पता चलेगा। और यहाँ पर आप ये क्या हमारी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है। नाउ कमिंग बैक, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक स्टैंडर्ड कर्व ड्रॉ कर लिया, जिसकी हमने फिक्स कर दिया कि इसका मीन हमेशा 0 होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा। और इसके लिए जितने भी डिफरेंट वैल्यूज हैं एक्स की, मतलब जेड की जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू आपकी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, सिमिलरली यहाँ पर जो जेड है इसकी वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। ठीक है, सो इसलिए जितने भी जेड की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उसके लिए हमने एक टेबल ड्रॉ कर दिया। सभी के लिए नहीं, क्योंकि ये तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लाया करता है, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतनी बड़ी टेबल हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे कि वो भी इन्फाइनाइटली लॉन्ग हो जाएगी। सो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं टेबल क्या है, ये टेबल है -3.80 से। ओके, यहाँ से स्टार्ट है और एंड भी इन्होंने 3.80 पे क्यों दी, पॉजिटिव साइड पे। ओके, सो ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है हमें टेबल, क्योंकि उसके बाद जो है ये ये इर्रेलेवेंट है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, मेन डेटा हमारा जो है वो अप टू 95% के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, तो जो भी वैल्यूज 95% के अंदर आती है एरिया के अंदर, उन्हें हम सिग्निफिकेंट बोलते हैं। ठीक है, इससे और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहें तो हम 99% तक चले जाते हैं, बट उससे आगे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो बट हम मोस्टली कंसिडर करते हैं कि 95%। ठीक है, बट आप थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहते हैं तो 99% तक भी चले जाते हैं। ओके, सो अब ये जो बट हमने देखा कि यहाँ पर तो z है, बट जो बाकी की जो आपकी जो हमने पीछे दो कर्व देखे हैं वहां पर आपकी x एक्सिस थी, z नहीं थी, वहां पे क्या था, x था। तो एक्चुअली यहाँ पे हमने z इसलिए यूज किया है क्योंकि जो हमें अभी पीछे हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट न्यू की वैल्यूज और डिफरेंट जो सिग्मा की वैल्यूज हैं उनके लिए डिफरेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा। ओके, सो इसको अगर हम चाहते हैं, हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि जितने भी हमारे वो डिफरेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हैं, हमारे पास एक ऐसा मेथड हो जिससे हम उसको क्या है इसमें कन्वर्ट कर लें। ओके, सो कन्वर्जन क्या है, वो कन्वर्जन का फॉर्मूला है ये, क्या है, z इक्वल्स टू एक्स माइनस न्यू सिग्मा। ठीक है, दैट मीन्स हम इस फॉर्मूले को यूज करके कोई भी जो हमारी x की वैल्यू है, ठीक है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, z में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है, z इक्वल्स टू एक्स माइनस न्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। तो इस तरीके से हम अपने टेबल को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। ओके, अब यहाँ पर ये जो x रैंडम वेरिएबल है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, z में, तो इसे बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने z ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म किया, जिसमें हमने क्या किया है, ये जो वैल्यू थी हमारी रैंडम वेरिएबल था, इसकी वैल्यू को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, इसको हमने किस z वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। और तो ये जो कर्व है स्टैंडर्ड कर्व, ये भी किसके लिए ड्रॉ करेंगे, z की वैल्यू के लिए ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये अभी x नहीं है। ओके, और क्योंकि यहाँ पर आपकी एक्सिस डिफरेंट हो गई है, अब यहाँ पर हम z एक्सिस का यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ x, तो ये जो मैंने आपको पीछे ये मैंने आपको बताया था कि ये आपका ये 68% एरिया आएगा अगर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस है तो 95% एरिया का आएगा। तो इसे आप यहाँ पर यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं न्यू प्लस सिग्मा। ठीक है, तो न्यू प्लस सिग्मा कहाँ पर आएगा, ये हम फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था उसके लिए अगर मैं कहूँ कि x की वैल्यू लेट से हमारे पास 10 है और सिग्मा की वैल्यू हमारे पास है लेट से 5। ओके, तो मैं क्लियरली खुद से ही बता सकता था कि ये जो x प्लस सिग्मा है, x प्लस ओ सॉरी ये हमारा न्यू है मीन। ओके, सो यहाँ पर मैं अपने आप से ही बता सकता था कि न्यू
प्लस सिग्मा विल बी इक्वल टू 10 प्लस 5 एंड दैट मीन्स इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये 15 पर आएगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो एक्सिस है वो किसकी है? एक्स की है। तो एक्स, तो मीन की ये जो वैल्यू है ये भी एक्स की वैल्यू है, और इसमें हमने 5 को ऐड कर दिया तो 15 हमें मिल जाएगा। बट इस केस में यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है न्यू प्लस सिग्मा ऑफ एक्स, ठीक है, और वो किसकी, उसको हमें पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? उसके लिए पहले हम उसका z ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होगा, और जब हम उसका z ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लेंगे तो उस केस में हम वो जो मेथड मैंने आपको बताया है एरिया फाइंड आउट करने का, तब हम उसको यूज कर पाएंगे। ओके, सो z ट्रांसफॉर्मेशन आई होप आपको क्लियर हो गया है। तो ये जो आप ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई भी जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है उसको आप किस में कन्वर्ट कर लें? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लें, और उससे आपको वैल्यू फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा। ओके, तो ये कैसे करते हैं? ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे। नाउ, सो ये हमारा क्वेश्चन है, गिवन द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द एरिया अंडर द कर्व अबव द z एक्सिस बिटवीन z माइनस इन्फिनिटी टू 2। सो यहाँ पर तो हमें x की वैल्यू नहीं गिवन है, यहाँ पे हमें डायरेक्टली z ट्रांसफॉर्म गिवन है यहाँ, और हमसे डायरेक्टली पूछा गया कि माइनस इन्फिनिटी से अप टू z की वैल्यू जो 2 है वहां तक के लिए हमें फाइंड आउट करना है एरिया अंडर द कर्व। ओके, सो ये हमारा स्टैंडर्ड कर्व है, और इसमें 2 जो z की वैल्यू 2। ओके, हमें ये फाइंड आउट करना है कि अप टू दिस वैल्यू ये एरिया कितना है। इसके लिए हम टेबल का यूज करेंगे। सो ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये हम फाइंड आउट ही करते हैं, मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके लिए हमें टेबल ही यूज करनी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 2 के लिए फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअली यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे 2 के लिए? तो ईजी है, यहाँ पे ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखिए, अगर 2 इस पॉइंट पर है तो पॉजिटिव है, और 2 इस साइड है तो वो क्या होगा? नेगेटिव 2 होगा। तो अगर हम -2 की फाइंड आउट कर लें तो ये है -2, और हमें एग्जैक्टली 2 की चाहिए तो हम 0 पे फाइंड आउट करेंगे, तो दैट विल बी 0.0228। ओके, सो इसे हम कन्वर्ट कर ले, अगर हम परसेंटेज में यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करें, दैट विल बी हाउ मच? 2.28%। ओके, तो दैट मीन्स ये जो एरिया है अप टू दिस पॉइंट ये कितना है? 2.28% है। तो सिमिलरली ये जो एरिया है ये भी कितना होगा? ये भी होगा आपका 2.28%। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है, और क्योंकि सिमेट्रिकल है तो जो एरिया इस साइड का होगा वही इसके अपोजिट साइड का भी होगा। बट हमें फाइंड आउट करना है कि अप टू 2 यानी कि यहाँ तक, ठीक है, इस सारे एरिया को कैलकुलेट करके अप टू दिस पॉइंट कितना एरिया है। तो इसके बाद का एरिया तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, इसके बाद का एरिया कितना है? 2.28। ठीक है, और इससे प्रीवियस कितना होगा? 100 माइनस 2.28, क्योंकि टोटल हमारा कितना है? 100% है। अगर उसमें से मैं माइनस कर दूंगा ये, तो ये इससे हमें क्या मिल जाएगा? आपका ये इस साइड का एरिया मिल जाएगा। ओके, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 27.77 और 97, सो 97.72% यहाँ पे आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, सो ये जो एरिया अंडर दिस कर्व है ये कितना है? 97.72%। यस, 72%। आई होप इट इज क्लियर। तो इजी है। सो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको यहाँ पे आपको +2 के लिए फाइंड आउट करना था और आपके पास जो टेबल है उसमें -2 है, तो डरने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका एरिया है वो एरिया इसके इक्वल है। ठीक है, सो ये जो टोटल एरिया है विच इज 100, इसमें से अगर आप इस पोर्शन को माइनस कर देंगे तो ये आपको ये रीजन का एरिया मिल जाएगा। The next question is, what is the probability that a z picked at random from the population of z's will have a value between this? Okay, so कोई भी इन्होंने एक z पिक कर लिया है पॉपुलेशन में से। ठीक है, अब यहाँ पर x तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि z पिक कर लिया है। ठीक है, इन्होंने एक्चुअली क्या है, इन्होंने पहले से ही z ट्रांसफॉर्म में प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे हमें z की वैल्यू हमने पिक किया है, और हमें फाइंड आउट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लाई करेगा बिटवीन -2.55 और +2.55। ओके, सो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना होगा बिटवीन दिस रेंज। ओके, सो आप देख सकते हैं, अगेन टेबल में जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये स्टैंडर्ड टेबल है हमारी, और इसमें हमें फाइंड आउट करना है 2.5। तो दिस इज 2.50 एंड दिस इज -0.05, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4।
minus 2.55 which is equals to how much? 0.0054. ओके, परसेंटेज में देखेंगे तो दैट विल बी 0.54%। ओके, बट हमें तो ये आपका इस साइड का एरिया होगा, और अगर ये इस साइड का एरिया है तो ये एरिया इस साइड का भी होगा। ठीक है, सो दैट मीन्स 0.54 इंटू 2 इक्वल्स टू हाउ मच? 248 2510 1.08%। तो ये जो आपका ये जो साइड पोर्शन है, ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, क्योंकि एक पोर्शन का था कितना 0.54, तो दोनों साइड का मिलाकर के कितना हो जाएगा 1.08। तो सेंटर का कितना हो जाएगा? सेंटर का फाइंड आउट करना है तो 100, टोटल 100% में से माइनस कर दें, so that will give us 29 and 89। ओके, 98.92%। तो ये जो हमारा एरिया है ये कितना है? 98.92%, क्योंकि टोटल 100 है। 100 में से ये जो दो एरिया है इसको माइनस कर दीजिए। एक का एरिया कितना है 0.54 और इसका भी सेम है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया पहले हमने, और उसके बाद जो टोटल है 100 माइनस कर दिया, तो जो रेसिडुअल बचा है एरिया वही आपकी क्या है? प्रोबेबिलिटी है। ओके, the next question is given the standard normal distribution, find z greater than equals to 2.71। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2.71 है, इससे ज़्यादा की वैल्यू हमें चाहिए, यानी कि ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये सिंपल है, आपको अगेन टेबल में जाना है, और क्योंकि ये नेगेटिव टेबल है, ओ सॉरी यहाँ पर हमने पॉजिटिव टेबल है। ओके, सो पॉजिटिव टेबल में आपको जाना पड़ेगा 2.7 एंड 0.1। तो ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 0.9961। बट ये जो एरिया अभी हमने पीछे भी देखा था कि जो पीछे टेबल थी उसमें हमने देखा था कि ये जो एरिया हम फाइंड आउट करते हैं वो लेफ्ट से होता है, लेफ्ट से राइट होता है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारी वैल्यू 2.7, तो ये जो एरिया इन्होंने प्रोवाइड किया वो ये वाला एरिया है, बट हमें क्या एरिया चाहिए? हमें ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत ईजी है, 1 में से इस वैल्यू को माइनस कर दिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या है? ये रेसिडुअल एरिया होगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि ये जो एरिया है वो कितना है? वो है 0.9966। सो टोटल कितना है? 1 में से इसको माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। या फिर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो परसेंटेज में कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 99.66%, और इसमें से आप 100% में से माइनस कर दीजिए, सो आपको कितना मिल जाएगा? 430। ओके, तो 0.34%। ओके, नाउ अब हम एक एक्चुअल एग्जांपल ले लेते हैं। अभी तक तो हमें जेड ट्रांसफॉर्म पहले से ही प्रोवाइडेड था, बट अब हमें प्रोवाइडेड नहीं होगा, अब हमें जेड ट्रांसफॉर्म का यूज करना होगा। ओके, सो क्या यहाँ पे क्वेश्चन है, डिस्क्रिमिनेटॉल स्टडीड कॉमन विथ मेटाबोलाइट सच एज अमोनिया, एसीटोन, आइसोप्रीन, इथेनॉल, एसिटिल्डिहाइड इन 5 सब्जेक्ट over a period of 30 days. Each day breath sample were taken and analyzed in the early morning on arrival at the laboratory. For subject A, a 27-year-old female, the ammonia concentration in part per billion followed a normal distribution over 30 days with mean 4.91, standard deviation 119. What is the probability that on a random day the subject ammonia concentration is between 292 and 649? तो हमारे लिए जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो है फर्स्ट की मेन की वैल्यू क्या है, दैट इज 491। स्टैंडर्ड ओ सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या है, दैट इज 119। और हमें प्रोबेबिलिटी जो फाइंड आउट करनी है उसकी रेंज क्या है, तो उसकी उन्होंने हमें बताया हमें फाइंड आउट करना है 292 से 649 के लिए। ओके, सो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो एक्स की वैल्यूज है इनका हमें जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, ताकि हम उसे ये जो हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसके थ्रू हम एरिया फाइंड आउट कर सकें बाय यूजिंग दिस टेबल। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे 292 की जेड ट्रांसफॉर्म वैल्यू। सो जेड वैल्यू फॉर 292 ये हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ओके, सो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जेड का फॉर्मूला हमने देखा था, जेड इक्वल्स टू न्यू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा। ओके, सो न्यू कितना है? न्यू की वैल्यू हमें गिवन है 491, 491 माइनस 292 डिवाइडेड बाई 119। ओके, तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी? सॉल्व कर लेते हैं इसको, ओ सॉरी x माइनस न्यू, x माइनस न्यू। ओके, so this will be 292 minus
491. So 292 minus 491 divided by 119 is equals to minus 1.672. ओके, सो ये आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी क्या है मेंशन है, वन माइनस 1.67, राउंड ऑफ किया है अप टू 2 डेसिमल प्लेस। सिमिलरली हमें फाइंड आउट करना है जेड ट्रांसफॉर्म फॉर 649। ठीक है, तो 649 के लिए क्या होगा, जेड ट्रांसफॉर्म दैट विल बी इक्वल्स टू 649 माइनस 491, ओके, डिवाइडेड बाई 119। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सॉल्व कर लेते हैं। 649 माइनस 491 इज इक्वल्स टू 119, प्लस करते हैं 649 माइनस 491, yes 158 divided by 119 and that is equals to 1.32 1.327। ओके, इन्होंने राउंड ऑफ करके इसको क्या कर लिया 1.33। ओके, सो अब ये जो हमने वैल्यूज हैं इनके जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करनी है। अब हमारे पास जेड ट्रांसफॉर्म आ गए हैं, तो अब हमें क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी कि ऑन अ रैंडम डे सब्जेक्ट अमोनिया कंसंट्रेशन इज इन बिटवीन, इसके बिटवीन हो उसके क्या चांसेस है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका पहले हमने जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया, अब हमें क्या करना है, एरिया अंडर दिस कर्व हमें फाइंड आउट करना होगा। ये जो रीजन है बिटवीन दीज टू जेड ट्रांसफॉर्म वैल्यूज, इसके अंडर का एरिया जो आएगा वो इसकी प्रोबेबिलिटी भी होगी। ओके, तो इस तरीके से हम करते हैं। पहले हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी जो वैल्यूज हैं उनसे पहले हम जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि इसके अंदर एरिया कितना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे एरिया, इसके लिए हमारे पास टेबल प्रोवाइडेड है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यू फॉर 1.33। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज नेगेटिव गिवन है, तो नेगेटिव से फाइंड आउट हम कर सकते हैं। सो ये माइनस 1.30 and this one is 0.03, that means in this row and 30। okay, so the value for this is 0.0918। बट ये जो हमें एरिया है वो क्या है, ये वाला एरिया में मिलेगा, सॉरी क्योंकि हमने नेगेटिव लिया है तो नेगेटिव आपका यहाँ पर आएगा -1.33। ठीक है, और इसका एरिया हमें ये प्रोवाइडेड है, तो क्योंकि हम ये जो एरिया है वो कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। ओके, सो अगर ये इस साइड का एरिया आपका कितना है 0.0918, तो इस साइड का एरिया भी कितना होगा, इस साइड का एरिया भी होगा आपका 0.0918। आई होप इट इज क्लियर। सो तो इस साइड का एरिया में मिल गया। सिमिलरली हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये जो -1.67 है इसका एरिया कितना है, ये वाला एरिया। तो ये हमें इजीली मिल जाएगा यहाँ पर -1.60 और 0.7, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.40475। तो ये जो एरिया है ये भी हमें पता चलेगा, ये कितना है 0.0475। अब आप देखिए मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का ये एरिया है और राइट हैंड साइड का ये एरिया मुझे पता चल गया है, और टोटल एरिया मुझे पता है कितना होता है, 1 होता है। तो अगर मैं 1 में से इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, सो उसके बाद जो एरिया बचेगा वो किसका होगा, वो ये एरिया होगा इस पोर्शन का। ठीक है, क्योंकि टोटल 1 है। तो पहले मैं इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करके देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। सो 8 5 13 एंड 8 एंड 9 3 1, सो 0.1393। अब हम 1 में से अगर इस वैल्यू को माइनस कर ले तो हमें एरिया मिल जाएगा। सो 1 माइनस 0.1393। So area under the curve is 86.07%। अगर हम परसेंटेज की बात करें, फ्रैक्शन की बात करें तो दैट विल बी 0.8607। ओके, सो आपने देखा कि किस तरीके से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, भले ही आपको कोई भी वैल्यू गिवन हो एक्स की, ओके, सिग्मा आपको कुछ भी गिवन हो और आपको मीन कुछ भी गिवन हो। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रॉम गेट 2020। ए नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हैज अ मीन इक्वल्स टू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 3। तो आप देख सकते हैं मीन तो 0 है बट स्टैंडर्ड डेविएशन 1 नहीं है, अदरवाइज ये क्या हो जाता हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो जाता। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ रैंडम ड्रॉ द वैल्यू ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल इज ग्रेटर देन 0। ओके, सो कर्व के हेल्प से समझते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कोई भी डेटा वगैरह गिवन नहीं है, हमें खुद के लॉजिक से ही फाइंड आउट करना है सब कुछ। तो ये हमारा कर्व हम एज्यूम कर लेते हैं, ज़्यादा सुंदर तो नहीं है बट जो भी है यही है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो न्यू हमें गिवन है 0, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है 3,
and they want us to find the probability that on a random draw the value of this random variable is greater than 0. ठीक है, 0 से ज्यादा, तो x की वैल्यू 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है 0, क्योंकि इसकी मीन की वैल्यू भी 0 है। ओके, इससे ज्यादा यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यानी कि 0 से ज्यादा की वैल्यू कहाँ है, ये एरिया, क्योंकि इसके बाद वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। उसने कहा 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर पॉजिटिव होगा, तो ये जो टोटल एरिया है वो इसकी बात कर रहा है। और आपको पता है कि ये जो हमारा कर्व है वो सिमेट्रिकल होता है, तो 50% ये होता है और 50% हमारा ये होता है। ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.5, और अगर 2 डेसिमल प्लेस बोला है तो 0.50 लिख दीजिए, सिंपल। सो ये डिफिकल्ट नहीं था, बस ये आपको अपने लॉजिक से फाइंड आउट करके बताना था। बट मैंने जैसा आपको बताया था कि वैल्यू जरूर याद कर ले कि अगर वन स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस है तो 68% वॉल्यूम है, और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस है तो 95% एरिया आपका सेंटर रीजन में होगा। ओके, इसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 3, और यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाता कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए फॉर दैट की ऑन अ रैंडम ड्रॉ द वैल्यू ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल इज ग्रेटर देन 3, अगर हमसे ऐसा पूछा जाता कि p की वैल्यू प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए व्हेन कि रैंडमली हमें कोई वैल्यू सेलेक्ट करी वो क्या है 3 से ज़्यादा है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अगेन ये हमारा कर्व, ठीक है, ये हमारा म्यू की वैल्यू हमारे यहाँ पर 0 है, और हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है इसका 3 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, तो ये क्या हो जाएगा इस पॉइंट पर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी न्यू प्लस सिग्मा। ठीक है, न्यू कितना है 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 3, तो ये हमारी 3 वैल्यू है, और ये कितने डिस्टेंस पर है, ये 1 सिग्मा के डिस्टेंस पर। ठीक है, और हमसे प्रोबेबिलिटी भी किसकी पूछी है कि p ग्रेटर देन 3 की, यानी कि वो इस रीजन की फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ओके, नाउ हमें पता है कि जब हम वन स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं लेफ्ट और राइट, ठीक है, तो उसमें एरिया कितना होता है सेंटर में 68%, और अगर ये सेंटर का एरिया आपका 68% है तो ये जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में जो एरिया बचा हुआ है वो कितना होगा, दैट विल बी 32%। ओके, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें 3 से ग्रेटर के लिए फाइंड आउट करना है, ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 तो सिर्फ राइट हैंड साइड का एरिया है, और ये जो 32% है वो दोनों के लिए है, इसके लिए भी और इसका सम है, और हमें पता है क्योंकि कर्व सिमेट्रिकल है तो हाफ हो जाएगा, तो 16%, तो दैट मीन्स ये कितना हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.16। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछते तो आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना होता अपने लॉजिक को यूज करके। देन ये कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो भी हमने अभी तक कवर किया है, आपका मीन, मीडियन, मोड, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सभी के फॉर्मूले यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं, एक बार इनको जरूर रिवाइज कर लें। आई होप ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर गिटेक्स।